Good morning friends, welcome to SKG Commerce classes. I hope all of you are doing well. आज की हमारी क्लास है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी, जिसमें आज हम ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप के हैं और उसको डिटरमिन करने के लिए क्या क्या कंडीशन है। अब अगर एक इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, एक रेजिडेंट एक नॉन रेजिडेंट। और रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट बनने की कंडीशन सेक्शन 6 क्लोज 1 में दी गई है। इनको बेसिक कंडीशंस कहा जाता है। इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ए कंडीशन कहती है कि एक इंडिविजुअल कम से कम 182 डेज रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में होना चाहिए। मीन्स रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में एक इंडिविजुअल 182 डेज या उससे ज़्यादा दिन के लिए इंडिया में होना चाहिए। बी कंडीशन कहती है कि वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज़ के लिए इंडिया में होना चाहिए और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में 365 डेज़ के लिए इंडिया में होना चाहिए। अब या तो वो ए कंडीशन सेटिस्फाई कर दे या बी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो रेजिडेंट बन जाता है। लेकिन अगर वो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। नॉन रेजिडेंट बनने के बाद हमें आगे कोई कंडीशन नहीं देखनी होती, बट अगर वो रेजिडेंट बन जाता है तो उसके बाद हमें ये देखना होता है कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या क्लियर है कि बेसिक कंडीशंस क्या है? बेसिक कंडीशन की एक कंडीशन कहती है कि वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में होना चाहिए, या बी की पहली कंडीशन कहती है कि वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में 365 डेज इंडिया में होना चाहिए और प्रीवियस ईयर में 60 डेज इंडिया में होना चाहिए। जो 60 डेज़ की कंडीशन है वो एक्सेप्शंस के साथ भी हैं, जिसमें ये 60 डेज़ ना रहकर 182 डेज़ या 120 डेज़ हो जाते हैं। वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे। अब स्टे इन इंडिया की बात करें, जैसे हमने कहा कि 182 डेज़ के लिए इंडिया में होना चाहिए, दैट मीन्स उसका स्टे इंडिया में 182 डेज़ का होना चाहिए। तो अगर कोई पर्सन बाहर जाता है, बाहर से आता है, तो उस जिस दिन वो इंडिया में आते हैं और जिस दिन वो इंडिया छोड़कर जाता है, उन दोनों ही दिन को एज अ स्टे इन इंडिया कंसीडर किया जाएगा। और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब ये है कि जिस ईयर में टैक्स कैलकुलेट करना है, जिस ईयर की इनकम को कंप्यूट करना है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, उस ईयर को रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कहा जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि पर्सन कितने दिनों के लिए इंडिया में है, जिसके बेस पर ही उसकी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड की जाती है। इस ईयर से एक नई अमेंडमेंट आई है। इस ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से एक नई अमेंडमेंट आई है जो सेक्शन 6 के क्लोज नंबर 1A में दी गई है। इसे डीम्ड रेजिडेंट कहा जाता है। कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी टोटल इनकम फॉरेन इनकम को छोड़ के अगर 15 लाख से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में और उसकी किसी और कंट्री में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, तो उसे डीम्ड रेजिडेंट इंडिया में कहा जाता है। लेकिन ये कंडीशन तब एप्लीकेबल नहीं होगी अगर कोई पर्सन रेजिडेंट बन जाता है एज पर सेक्शन 6(1) के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कोई सेक्शन 6(1) के अकॉर्डिंग मतलब बेसिक कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई रेजिडेंट बन गया, तो हमें डीम्ड रेजिडेंट वाली कंडीशंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। आइए इन पॉइंट्स को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल 1, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर रॉबर्ट, वो एक फॉरेन सिटीज़न है। वो हर साल इंडिया में 100 डेज़ के लिए आते हैं और पिछले 10 सालों से वो हर साल 100 डेज़ के लिए ही आ रहे हैं। तो हमें इनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। देखिए, जो हमने सेक्शन 6(1) की फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग वो इंडिया में कितने दिन के लिए होनी चाहिए? एटलीस्ट 182 डेज़ के लिए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए प्रीवियस ईयर होगा 2020-21। अब वो इंडिविजुअल मतलब मिस्टर रॉबर्ट इंडिया में 100 डेज़ के लिए है, जबकि उनको होना चाहिए 182 डेज़ के लिए, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। अब हम चलते हैं बी कंडीशन की तरफ। बी कंडीशन में अब वो 100 डेज़ के लिए प्रीवियस ईयर में इंडिया में है, जबकि बी में 60 डेज़ के लिए प्रीवियस ईयर में इंडिया में होने चाहिए, तो बी की ये कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकेंड कंडीशन में वो इंडिया में एटलीस्ट 365 डेज़ के लिए ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर प्रोसीडिंग टू प्रीवियस ईयर इंडिया में होने चाहिए और वो 400 डेज़ के लिए हैं।
तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो बी वाली कंडीशन कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो गई। ए फुलफिल नहीं हुई लेकिन बी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है। हमने पढ़ा था कि दोनों में से कोई भी ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो वो रेजिडेंट बन जाएंगे, तो इसका आंसर है रेजिडेंट। अब सेकंड क्वेश्चन है, यही मिस्टर रॉबर्ट 100 डेज के लिए ना आकर इंडिया में 50 डेज के लिए आते हैं, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा। देखिए, पहली कंडीशन में तो वही 182 डेज के लिए आने चाहिए, लेकिन वो आए हैं 50 डेज के लिए, तो ये कंडीशन तो फिर से सेटिस्फाइड नहीं हुई। बी कंडीशन में वो 60 डेज के लिए इंडिया में प्रीवियस ईयर में होने चाहिए, लेकिन वो 50 डेज के लिए है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। अगर बी की फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हमें दूसरा वाला पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी कंडीशन कम्प्लीटली सेटिस्फाइड तभी मानी जाएगी कि जब वो कंडीशन 1 और 2 दोनों पार्ट सेटिस्फाइड हो। तो ना ए कंडीशन फुलफिल हुई ना बी, तो वो बन गए नॉन रेजिडेंट, और इसका आंसर है नॉन रेजिडेंट। थर्ड एग्जाम्पल कहता है कि मिस्टर श्याम एक इंडियन सिटीजन है जिसकी टोटल इनकम फॉरेन इनकम को छोड़कर 20 लाख है प्रीवियस ईयर 2020-21 में, और उसकी किसी और कंट्री में कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। तो इस केस में इनका टैक्स रेजिडेंस का स्टेटस क्या होगा। तो इसका आंसर है डीम्ड रेजिडेंट, और ये आते हैं सेक्शन 6 के क्लॉज 1A में। अब जो 60 डेज वाला हमारा रूल था बी की कंडीशन, जिसमें वो प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज इंडिया में होने चाहिए, उसकी कुछ एक्सेप्शन है। तो पहली एक्सेप्शन ये है कि कोई इंडियन सिटीजन जो इंडिया को छोड़कर प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर चले जाते हैं या एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप चले जाते हैं, तो उनकी जो 60 डेज का स्टे है वो 60 का ना रहकर 182 डेज का बन जाता है। तो इस कंडीशन को अगर देखें तो बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन में 182 डेज था, और दूसरी कंडीशन में 60 ना रहकर 182 डेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमें बेसिक कंडीशन सिर्फ पहली देखनी है, दूसरी कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है। और एक केस ये है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर रह रहे हैं वो इंडिया में आते हैं प्रीवियस ईयर में, किसी भी पर्पस के लिए इंडिया में आ सकते हैं, तो उस केस में भी जो 60 डेज वाली कंडीशन है वो 182 डेज में कन्वर्ट हो जाती है। इंडियन सिटीजन जो क्रू मेंबर ऑफ शिप के उसमें बाहर जाते हैं और वो फॉरेन बाउंड शिप है जो इंडिया को छोड़कर जा रहा है, उस केस में एक कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, उस पर जो डेट लिखी जाती है, एक तो ज्वाइनिंग डेट लिखी जाती है, दैट मीन्स जिस दिन वो शिप को ज्वाइन करते हैं, और एक साइनिंग डेट लिखी जाती है जिस दिन वो शिप को छोड़ते हैं। उन दोनों डेट्स को स्टे इन इंडिया नहीं कंसीडर किया जाता। हालांकि जब कोई पर्सन इंडिया में आता है और इंडिया को छोड़कर जाता है तो वो दोनों डेट्स को स्टे इन इंडिया कंसीडर किया जाता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की ज्वाइनिंग एंड साइनिंग ऑफ की डेट को स्टे इन इंडिया नहीं कंसीडर किया जाता। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो पर्सन है जो खुद या उनके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड में मैटरनल भी आ जाते हैं और पैटर्नल भी, अनडिवाइडेड इंडिया में अगर पैदा हुए हों तो उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। इस बार एक अमेंडमेंट और आई है फाइनेंशियल ईयर 2021 से, जो इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं इंडिया में आते हैं, जिनकी 15 लाख से ज़्यादा की इनकम है फाइनेंशियल ईयर में, तो उनके लिए जो ये 182 डेज वाली कंडीशन है वो 120 डेज रह गई। इसका मतलब जो तो इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनकी इनकम 15 लाख तक है, इनकम में फॉरेन इनकम नहीं जोड़ी जाएगी, जिनकी इनकम 15 लाख तक है उनके लिए 60 डेज वाली कंडीशन 182 डेज में कन्वर्ट हो जाती है, और जिनकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है उनकी 60 डेज की कंडीशन 120 डेज में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। मिस्टर गोपाल एक इंडियन सिटीज़न है जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, हर साल पिछले 10 सालों से 120 डेज़ के लिए इंडिया में आते हैं, तो हमें इनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है कंसीडरिंग कि उनकी टोटल इनकम अगर 14 लाख है और दूसरे केस में 21 लाख है। तो पहले हम देखते हैं कि अगर इनकम 14 लाख है उस केस में पहली कंडीशन में तो वो 120 डेज़ के लिए इंडिया में आए हैं, जबकि वो आना चाहिए 182 डेज़ के लिए एटलीस्ट, तो पहली कंडीशन नहीं फुलफिल हुई। बी कंडीशन में पहली कंडीशन कहती है कि वो
क्योंकि इंडियन सिटीज़न है, इंडिया से बाहर रहते हैं और इंडिया में आए हैं, तो वो 182 डेज़ के लिए इंडिया में आने चाहिए, लेकिन वो आए हैं 120 डेज़ के लिए, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। जब बी की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो हमें दूसरी देखने की ज़रूरत नहीं है। ना ए सेटिस्फाइड हुई ना बी सेटिस्फाइड हुई, तो वो नॉन रेजिडेंट है इस केस में। और जब उसकी इनकम 21 लाख है तो उसमें ए कंडीशन में तो वही 120 डेज़ के लिए आए हैं, जबकि चाहिए 182 डेज़ कम से कम, तो वो नॉन सेटिस्फाइड है। बी कंडीशन में अब देखिए, इंडियन सिटीज़न है, इंडिया से बाहर रह रहे हैं और इंडिया को विजिट करने के लिए आते हैं और इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो हमारी सेकंड कंडीशन में उसका इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर में स्टे कम से कम 120 डेज़ होना चाहिए और उसका स्टे 120 डेज़ है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। और सेकंड कंडीशन में प्रीवियस ईयर से पिछले 4 ईयर्स में वो 365 डेज़ इंडिया में होने चाहिए और वो 480 डेज़ के लिए इंडिया में है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। दैट मीन्स बी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है, तो वो रेजिडेंट हैं। अगला एग्जाम्पल है, मिस्टर गोपाल इंडियन सिटीज़न है जो इंडिया से बाहर रहते हैं और इंडिया में हर साल 110 दिन के लिए पिछले 10 सालों से आ रहे हैं। तो इस केस में हमें उनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है जब उनकी इनकम 21 लाख है और उनकी कोई भी बाहर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। तो ए केस तो वही है कि सेटिस्फाई नहीं हो रही कंडीशन, क्योंकि वो 110 डेज़ के लिए इंडिया में है। बी कंडीशन में वो 110 डेज़ के लिए इंडिया में है, जबकि ऐसे केसेस में 120 डेज़ के लिए इंडिया में होना ज़रूरी है। तो बी की 1 सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो 2 देखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो नॉन रेजिडेंट बन गए। लेकिन अगर हमें इसको एज पर सेक्शन 6 की क्लॉज नंबर 1A के अकॉर्डिंग देखें तो वो डीम्ड रेजिडेंट है और ये कंडीशन इस बार के फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है। तो देखिए, एक साल में ही कितना फ़र्क पड़ गया कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अकॉर्डिंग देखें तो ये नॉन रेजिडेंट बन जाते, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में अमेंडमेंट आ गई तो और ये इंडियन सिटीज़न है तो ये डीम्ड रेजिडेंट बन गए। देखिए, अब एक बात और है कि डीम्ड रेजिडेंट होते हैं वो हमेशा RNOR होते हैं, वो हम आगे आने वाली स्लाइड में अभी कवर करेंगे। अब जब हमें ये पता लग गया कि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो उसके बाद हमें ये देखना है कि अब वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। इसके लिए जो हमारी कंडीशन है वो सेक्शन 6(6)A में दी गई हैं और इनको एडिशनल कंडीशंस कहा जाता है। इसकी 2 कंडीशन है और दोनों का ही फुलफिल होना ज़रूरी है। जैसे हमारी बेसिक कंडीशन थी उसमें ये था कि या तो ए कंडीशन फुलफिल हो जाए या बी कंडीशन फुलफिल हो जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहली और दूसरी दोनों कंडीशंस को इकट्ठा ही फुलफिल करना ज़रूरी है। हमारी एडिशनल कंडीशंस कहती है कि प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में से कम 2 ईयर्स में वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया के अंदर। और रेजिडेंट होने की वही कंडीशंस है जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी थी, सेक्शन 6 के क्लॉज 1 में जो हमने पढ़ी थी कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ इंडिया के अंदर होना चाहिए या 60 डेज़ प्रीवियस ईयर में प्लस प्रीवियस ईयर से पिछले 4 ईयर्स में 365 डेज़ इंडिया के अंदर होना चाहिए। यही कंडीशन, सेम कंडीशन हम प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में चेक करेंगे। अगर उनमें से किसी भी 2 साल में वो रेजिडेंट निकल आते हैं, फुलफिल कर देते हैं वो कंडीशन, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाती है। और प्रीवियस ईयर से पिछले 7 ईयर्स में कम से कम 730 डेज़ वो इंडिया के अंदर होनी चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए, दैट मीन्स स्टे होना चाहिए इंडिया के अंदर। अगर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होती है तभी वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो एक कंडीशन फुलफिल करते हैं और एक नहीं फुलफिल कर पाते हैं तो वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाते हैं। और दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब तो वो है ही है नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इस बार के फाइनेंशियल ईयर से और अमेंडमेंट भी आई हैं इसमें भी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए। वो ये है कि अगर कोई इंडियन सिटीज़न है या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो बाहर रहते हैं और इंडिया में आते हैं प्रीवियस ईयर में, अगर उनकी टोटल इनकम फॉरेन इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज़्यादा है और उन वो इंडिया में 120 डेज़ के लिए कम से कम रह रहे हैं लेकिन 182 डेज से कम है, तो वो RNOR बन जाते हैं। इसी तरह से डीम्ड रेजिडेंट भी हमेशा RNOR ही होते हैं, वो OR नहीं होते।
इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस उसी को हमने एक्सटेंड किया है। मिस्टर रॉबर्ट एक फॉरेन सिटीज़न है जो हर साल इंडिया में 100 डेज़ के लिए आते हैं, वो और पिछले 10 सालों से हर बार आ रहे हैं। तो हमें इसका स्टेटस देखना है रेजिडेंशियल, और उसके बाद ROR है या NOR है या NR, हमें ये बताना है। देखिए, हमने पिछले एग्जाम्पल 1 में ये डिस्कस कर लिया था और उसमें हमें फाइंड आउट हुआ था कि ये रेजिडेंट हैं। अब हमें इनकी एडिशनल कंडीशंस के बेस पर ये चेक करना है कि वो ROR है या RNOR है। तो हम एक साल का उठा के देख लेते हैं। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जो हमारा प्रीवियस ईयर है 2020-21 है, तो उससे पिछले 10 सालों में हमने देखना है। हम पहले 2019-20 में देख लेते हैं। वो 100 डेज़ के लिए इंडिया में आए हैं, जबकि रेजिडेंट बनने के लिए पहली कंडीशन में 182 डेज़ इंडिया में होना जरूरी है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। बी कंडीशन में 60 डेज़ के लिए इंडिया में होना जरूरी है, जबकि वो 100 डेज़ के लिए है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। और बी की सेकेंड कंडीशन में 365 डेज 4 ईयर्स में होना जरूरी है, जबकि वो 400 डेज के लिए, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, तो बी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है। तो 2019 और 20 में वो रेजिडेंट हैं। इसी तरह से हम प्रीवियस ईयर्स का चेक कर लेंगे। फिर हमने फाइंड आउट किया कि वो 6 ईयर्स के लिए इंडिया में रेजिडेंट है, जब भी हमें ये देखना है कि 10 में से 2 ईयर्स के लिए वो रेजिडेंट होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सेकंड कंडीशन कहती है कि वो प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में एटलीस्ट 730 डेज इंडिया में होना चाहिए, लेकिन वो 100 डेज़ के लिए इंडिया में आ रहे हैं और 7 ईयर्स में 700 डेज़ के लिए इंडिया में हैं, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। रेजिडेंट को ROR बनाने के लिए वो दोनों ही कंडीशन को अगर फुलफिल करते हैं तभी ROR कहलाते हैं, अदरवाइज RNOR बन जाते हैं। तो इस कंडीशन में आंसर आएगा RNOR। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर श्याम एक इंडियन सिटीजन है जिसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम इज ₹20 लाख प्रीवियस ईयर 2020-21 में, और उनकी टैक्स लाइबिलिटी अदर कंट्रीज में नील है। तो हमें असेसमेंट ईयर 21-22 में उनका रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है, और अगर वो रेजिडेंट निकल आते हैं तो आगे हमें ये फाइंड आउट करने हैं कि वो ROR है या RNOR है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि इंडियन सिटीज़न कोई भी जिसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और उनकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है, तो वो डीम्ड रेजिडेंट है, और डीम्ड रेजिडेंट ऑलवेज RNOR होते हैं। अगले क्वेश्चन में मिस्टर गोपाल जो इंडियन सिटीज़न है वो इंडिया से बाहर रहते हैं और इंडिया में हर साल 120 डेज़ के लिए विजिट करते हैं, तो हमें इनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग इसका आंसर था रेजिडेंट। अब रेजिडेंट हैं और वो RNOR बन जाएंगे, क्योंकि अगर कोई इंडियन सिटीज़न या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया से बाहर रहते हैं, इंडिया को विजिट करते हैं हर साल, और उनकी इनकम अगर 15 लाख से ज़्यादा है और कम से कम उनका स्टे इंडिया के अंदर 120 डेज़ है और बट 182 डेज से लेस है, तो वो RNOR कहलाते हैं। आगे हमने इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं, चलिए इनको एक एक करके एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, स्टे ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो जिस दिन वो इंडिविजुअल इंडिया में अराइवल करते हैं, मतलब जिस दिन इंडिया में आते हैं और जिस दिन इंडिया को छोड़कर जाते हैं, वो दोनों डेज भी स्टे इन इंडिया ही कंसीडर किए जाते हैं। अब स्टे इन इंडिया में जो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया का स्टे है वो भी कंसीडर किया जाता है। दैट मीन्स इंडियन कोस्ट लाइन से लेकर सी के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स जो इक्वल टू 22 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली हो जाते हैं, उसमें अगर स्टे है उसको भी स्टे इन इंडिया ही कंसीडर किया जाता है। अब जो स्टे है उसका पीरियड जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टीन्यूस हो और वो एक ही प्लेस पर हो। मान लीजिए एक पर्सन है वो इंडिया में आए और इंडिया में उन्होंने 15 दिन के लिए स्टे किया और फिर वो फॉरेन चले गए, और उसके बाद वो फिर 1 महीने के लिए आए, वो और उस जगह पर ना रहकर वो किसी और सिटी में रहने लगे, तो इंडिया के अंदर होना जरूरी है, सिटी डिपेंड नहीं करता। और इसी तरह कॉन्टीन्यूस होना जरूरी नहीं है, जितने दिनों के लिए वो इंडिया में है उतने दिनों को कंसिडर किया जाएगा, कॉन्टीन्यूस या अनकॉन्टीन्यूस का कोई मतलब नहीं है। फॉरेन इनकम का मतलब वो इनकम है जो इंडिया से अक्रू नहीं करी गई या अराइज नहीं हुई, जिसको बाहर अर्न और रिसीव किया गया है और इंडिया के अंदर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है।
रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट्स है। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेजिडेंशियल स्टेटस को कंसीडर करते हैं। जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमिन करते हैं तब हम कई केसेस में ये देखते हैं कि वो इंडियन सिटीज़न है या नहीं है। लाइक इंडियन सिटीज़न के केस पे जो नया कंसेप्ट आया है, जो नया अमेंडमेंट आया है, उसमें क्या है, उसमें उसको डीम्ड रेजिडेंट मान लिया गया है। वो कंडीशंस हम पहले वाली स्लाइड में कवर कर चुके हैं। एक इंडियन सिटीजन रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। इसी तरह से फॉरेन सिटीजन नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है और रेजिडेंट भी हो सकता है। ये इनकम टैक्स में जो रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशंस दी गई है उस पर डिपेंड करता है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन मे चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर बट सिटीजनशिप कैन नॉट बी चेंज्ड एवरी ईयर। तो इसका मतलब है कि एक पर्सन का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो ज़रूरी नहीं है कि हर साल सेम ही रहे। वो डिपेंड करेगा कि इंडिया के अंदर वो पर्सन कितने दिन रहा है, उसके बेस पर उसका स्टेटस हर ईयर चेंज हो सकता है, लेकिन सिटीजनशिप हर साल चेंज नहीं होती। और एक पर्सन एक टाइम पर एक से ज़्यादा कंट्रीज़ का रेजिडेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर सिटीजनशिप की बात करें तो वो स्पेसिफिक कंट्री पर डिपेंड करता है कि वो अलाउ करती है या नहीं करती। लाइक हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो वो अलाउ नहीं करता सिटीजनशिप दूसरी कंट्री में विद इंडिया, लेकिन बाद में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो एक OCI लिख कर आई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है कि दूसरे, जिसको ड्यूअल सिटीजनशिप भी माना जाता है, इसमें क्या है, दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप आप साथ में ले सकते हो, लेकिन उसमें कई राइट्स नहीं मिलते हैं, जैसे वोटिंग राइट नहीं मिलता या आपकी हायर पोस्ट्स पर प्लेसमेंट लाइक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज एट्सेट्रा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ऑल अदर असेसेस विच कुड नॉट बी कवर्ड इन दिस क्लास लाइक HUF कंपनी एंड ऑल अदर पर्सन्स। फ्रेंड्स, अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।